आपके अपने चैनल टीचिंग हब में आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का संकलन है इस बुक में दोस्तों। और ये बेस्ट बुक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके जुड़ जाएँ। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय 2 है, चैप्टर का नाम है गति। और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों कि किस किस स्रोत से लेकर इस गति चैप्टर को इस पुस्तक में बनाया गया है दोस्तों। तो क्लास 6 चैप्टर 10 गति एवं दूरियों का मापन, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 13 गति एवं समय, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 गति और एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 सरल रेखा में गति, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 समतल में गति। इन तमाम चैप्टरों को लेकर स्रोत के रूप में गति चैप्टर को बनाया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगा भी गतिमान होते हैं। यानी हम जो भी चीज़ देखते हैं दोस्तों जो गति की स्थिति में होती है, अर्थात जो कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो जैसे चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी, ये सारी दैनिक जीवन में जो चलने वाली कार्य है ये सारे गति के ही उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विराम तथा गति यानी विराम और गति में क्या अंतर है दोस्तों। तो देखते हैं, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की स्थिति विराम अवस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी हुई वस्तु, अगर मेज पर रखी हुई वस्तु है तो उसका स्थिति समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, इस स्थिति को ही विराम अवस्था कहते हैं। जबकि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी समय के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गति कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के रूप में गतिशील व्यक्ति, बहता जल, आकाशीय पिंड आदि। यदि हम चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हैं तो हम रेलगाड़ी अथवा उसमें बैठे अन्य व्यक्ति के सापेक्ष विराम अवस्था में, परंतु रेलगाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील होते हैं। इस प्रकार गति तथा विराम अवस्था एक दूसरे के आपेक्षिक अर्थात रिलेटिव है। यह एक वस्तु किसी प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के विराम अवस्था में हो सकती है जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गति अवस्था में होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, गति के प्रकार। पथ की प्रकृति के अनुसार गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अर्थात उदाहरण के रूप में सीधी चलती ट्रेन की गति, अर्थात सरल रेखा यानी सीधी रेखा में कोई वस्तु इसके सापेक्ष अनुदिश गति करती है तो इसे ही सरल रेखीय गति कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के रूप में दोस्तों देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है वो वृत्तीय गति है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तब वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है, अर्थात लट्टू की गति। अर्थात जब लट्टू घूमती है तो अपने अक्ष के ही चारों बगल घूमती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, फर्श पर गति करती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। यानी फर्श पर अगर कोई गेंद चल रहा है तो सरल रेखीय गति में भी चलता है, साथ साथ वो घूर्णन भी करता रहता है, इसलिए घूर्णन गति भी करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी कोई भी वैसा गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद अपनी गति को दोहराती है उसे ही आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो वृक्षों की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति, ये सारा उदाहरण दोस्तों आवर्त गति का है। आगे देखते हैं दोस्तों, गति संबंधी मूलभूत पद। पहला है मूल बिंदु। जब
किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात इस बिंदु का चुनाव स्वैच्छिक होता है। जैसे एक ये 0 हो गया, इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक होता है, तो मूल बिंदु पर कण की स्थिति x बराबर 0 माना जाता है। यानी मूल बिंदु पर जो होती है कण की स्थिति वो हमेशा x बराबर 0 माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूरी। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी दूरी क्या है दोस्तों, तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है और इसका मात्रक मीटर होता है। यानी गतिशील वस्तु के लिए जो है समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विस्थापन। नेक्स्ट है दोस्तों विस्थापन। इसमें मुख्य रूप से एक चीज यह भी याद रखना है दोस्तों कि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अर्थात इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले जो है हम उत्तर की ओर हम जो है सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से एक तरफ इधर चलें और एक उत्तर की तरफ चलें, तो ये टोटल जो डिस्टेंस चले 3 और 4 अगर चल रही है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलें और 4 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलें। इस स्थिति में जो है टोटल 7 किलोमीटर चलें, परंतु इसका विस्थापन के रूप में देखा जाए तो इस बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे ही विस्थापन कहा जाता है। यानी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सबसे छोटे मार्ग को ही विस्थापन कहा जा सकता है, जो कि 5 निकल जाएगा दोस्तों अगर हम पाइथागोरस प्रमेय के रूप में इसे निकालते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण के रूप में कुछ समझते हैं। यदि इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक 10 किलोमीटर जाता है फिर वापस घर आ जाता है, इस व्यक्ति की विस्थापन शून्य होगी। यानी प्रारंभिक बिंदु से ये गया और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आया, तो इस स्थिति में जो इसकी विस्थापन होगी वो शून्य होगी, जबकि दूरी टोटल 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में टोटल उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी विस्थापन। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा जो तय की गई लंबाई होती है उसे ही दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता, अर्थात दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यानी विस्थापन की स्थिति में जो विस्थापन का मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी की स्थिति में कभी भी जो है वो उसका मान ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं होता है, हमेशा धनात्मक ही होगा। आगे देखते हो दोस्तों, यह पथ की आकृति पर निर्भर करता है, यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी दूरी जो है वो पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति का वर्णन निम्नलिखित है। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात एक समान गति क्या होगी दोस्तों कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में यानी एक निश्चित समय के साथ निश्चित दूरी तय करती है तो उसी गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, यदि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तब बस की गति एक समान गति कहलाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, असमान गति। यदि कोई वस्तु
समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है तो उसकी गति वो समान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना आदि, ये सारा वो समान गति का उदाहरण है। यानी कभी उसकी गति स्पीड हो जाएगी, कभी उसकी गति स्लो हो जाएगी, तो ये वो समान गति का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, अर्थात स्पीड कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल होता है। यह एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है दोस्तों कि यह चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तथा वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। यानी चाल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। आगे देखते हैं दोस्तों, चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार क्या हैं? तो चाल के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। यानी पहले घंटे में 50 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चला तो इस प्रकार की गति को एक समान चाल ही कहते हैं। दूसरा है असमान चाल। कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो चाल असमान कहलाती है। यानी अगर पहले घंटे में वो 25 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में वो 34 किलोमीटर चल रहा है तो इस तरह के चाल को असमान चाल कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है दोस्तों? वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अवधि का अनुपात होता है। यानी औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल अर्थात v बराबर s बटे t होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी, इसलिए औसत चाल के रूप में निकाला जाता है दोस्तों कि कभी ज़्यादा स्पीड से चली होगी, कभी स्लो चली होगी, तो दोनों को जोड़कर एक औसत एवरेज चाल निकाला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल क्या होता है कि दोस्तों किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग क्या है दोस्तों कि गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? दूरी अर्थात विस्थापन को ही वेग कहते हैं। वेग को वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। वेग एक सदिश राशि है, जबकि हम लोगों ने देखा दोस्तों कि चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तो वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल सकती है। यानी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी एक समान वेग क्या होता है दोस्तों कि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित हो रही है तो उसको एक समान वेग कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, असमान वेग। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। यानी औसत वेग क्या है दोस्तों कि औसत
चाल अर्थात कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। औसत वेग को इस रूप में समझ सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है, अर्थात औसत वेग या औसत चाल भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल वेग। यानी कोई वस्तु का वेग अगर निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो उस स्थिति में औसत वेग जो निकालते हैं यानी एवरेज वेग जो निकलता है वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अब बटे में कुल वेग से भाग दे दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जहां u वस्तु की प्रारंभिक वेग तथा v वस्तु की अंतिम वेग है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर कुल वेग से भाग दे दिया जाता है तो उसे औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चाल तथा वेग में अंतर। चाल क्या होता है दोस्तों? गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल क्या होता है दोस्तों कि गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, जबकि वेग एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है विस्थापन है दोस्तों और यहाँ पर जो है वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर अथवा अधिक हो सकती है, जबकि वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। यानी किसी वस्तु का चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकता है अथवा अधिक भी हो सकता है, जबकि वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। औसत चाल नियत रहती है जबकि औसत वेग नियत नहीं होता है, यह शून्य भी हो सकता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, तो चाल जो है होती है दोस्तों वो हमेशा धनात्मक होगी, जबकि वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण। त्वरण क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण क्या होता है दोस्तों कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यानी वेग में जो परिवर्तन है उसकी स्थिति में लिया गया समय से अगर भाग दे देते हैं तो त्वरण निकल जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, यदि एक वस्तु की प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर v माइनस u बटे t। यानी प्रारंभिक वेग v और प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, तो v माइनस u बटे t। आगे देखते हैं दोस्तों, त्वरण एक सदिश राशि है। यानी त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई मात्रक होता है तथा इसका मान धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है दोस्तों। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो धनात्मक लिया जाता है, अर्थात यदि गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के रूप में पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का वेग बढ़ता जाता है तथा वेग के विपरीत दिशा में वस्तु का वेग ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा। इसे मंदन भी कहते हैं। ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का वेग घटता है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को, गेंद को अगर ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग क्या हो जाता है दोस्तों? घटता चला जाता है। उस स्थिति में जो वस्तु का त्वरण होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, त्वरण के प्रकार। एक समान त्वरण। त्वरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है एक समान त्वरण। यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होता है। दूसरा है दोस्तों असमान त्वरण। यदि किसी समान समय अंतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की
गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाती है। जैसे सड़क पर वाहनों की जो गति होती है वो असमान त्वरण के हिसाब से चलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सीलरेशन किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें कुल समय का अनुपात जो होता है उसे औसत त्वरण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक समान त्वरित गति के कुछ समीकरण को देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों द्वारा उसके वेग, त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि v बराबर u प्लस ए टी, यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस a अर्थात त्वरण गुना समय, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे देखते हैं दोस्तों, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण होता है दोस्तों, t समय तथा s दूरी होती है। तो इस रूप में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन सब फॉर्मूलों को याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, t सेकंड में चली गई दूरी, अगर कभी पूछा जाता है t सेकंड में चली गई दूरी अर्थात s बराबर तो u प्लस हाफ a ब्रैकेट अंदर 2t-1 होता है। पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन कुछ समीकरण दिए गए हैं दोस्तों, उन्हें देखते हैं। v बराबर u प्लस जी टी होता है, g जहाँ तो गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो g का मान g बराबर -g हो जाता है, अर्थात मंदन की स्थिति में हो जाती है और इसका मान ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। किसी गतिमान पिंड की गति के विश्लेषण के लिए दूरी, समय, विस्थापन समय या वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर आगे देखते हैं दोस्तों, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। किसी गतिमान पिंड की गति के विश्लेषण के लिए दूरी, समय, विस्थापन समय या वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर गतिमान पिंड की स्थितियां किसी भी क्षण ज्ञात की जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर व्यक्त किया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल जानने के लिए भी करते हैं। इसको विभिन्न अवस्थाओं में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। पहला देखते हैं दोस्तों, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। यानी एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की जो दूरी होती है वो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती है और एक सरल रेखा होती है। तो इस रूप में एक समान चाल से गतिमान वस्तु को देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक न्यून कोण के साथ बनी हुई है, जहाँ ये इस तरफ जो सीधा उदग्र दिख रहा है दोस्तों वो दूरी है और इधर क्षैतिज जो दिख रहा है वो समय है। आगे देखते हैं दोस्तों, असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई वक्र होता है। यानी दूरी और इधर समय के हिसाब से देखा जाए तो घटती चाल से गतिमान वस्तु को ये दिखा रहा है दोस्तों, जबकि बढ़ती चाल से गतिमान वस्तु को ये दिखा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, विराम अवस्था में किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। यानी विराम अवस्था की स्थिति में अगर बोला जाए दोस्तों तो किस रूप में होगा, एक सरल रेखा में इस तरीके से, यानी ये दूरी है और ये समय है तो ग्राफ के रूप में एक सरल रेखा के रूप में होती है। विराम अवस्था में किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर लेते हैं।
इसको विभिन्न अवस्थाओं में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है दोस्तों, वेग और ये समय हो गया, तो इस रूप में ये एक सीधी रेखा में होती है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो इस सरल रेखा के रूप में दिखाया गया दोस्तों। जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है तथा वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होती है। यानी जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है तो उस स्थिति में जो उसका वेग है वो अनियमित रूप से बदलता है तथा वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में हो जाती है। जैसा ये इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि एक वक्र के रूप में हो रहा है, यहाँ घटते हुए स्थिति में और यहाँ बढ़ते हुए स्थिति में है। आगे देखते हैं दोस्तों, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी आकृति का भी हो सकता है। यानी अगर असमान त्वरित गति है तो उस स्थिति में वेग समय ग्राफ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति में भी हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ का ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। यदि ग्राफ का ढलान धनात्मक है तो त्वरण भी धनात्मक होता है तथा यदि ग्राफ का ढलान ऋणात्मक है तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ में विस्थापन का निर्धारण। किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यानी वेग समय ग्राफ में से जो विस्थापन का निर्धारण होता है उस स्थिति में देखते हैं तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा AB प्राप्त होती है। समय t1 व t2 पर वस्तु का वेग v है तथा वेग समय ग्राफ पर इसके संगत बिंदु C व D है। चित्र में इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ को यहाँ दर्शाया गया है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला के रूप में दिया गया है t2 - t1 बराबर EF, जहाँ वेग v बराबर FC से दर्शाता है। ये जो FC का जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है इसी को वेग माना गया है दोस्तों, ये वाले को। और आगे देखते हैं दोस्तों, FC को वेग माना गया है दोस्तों। वस्तु का विस्थापन बराबर वेग गुना समय अंतराल माना गया है। वेग के लिए v और समय अंतराल t1 से t2 है, अर्थात t2 - t1 जो है इसका समय अंतराल हो गया दोस्तों। तो v अर्थात FC गुना t2 से t1 जो है यहाँ दिया गया है दोस्तों EF, यानी EF FC गुना EF कर दिया गया। उस स्थिति में आकृति CDEF का क्षेत्रफल निकलता है। अतः वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आपेक्षिक गति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग अथवा आपेक्षिक वेग कहलाता है। यानी आपेक्षिक वेग क्या होता है दोस्तों कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग अथवा आपेक्षिक वेग कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, यदि रेलगाड़ी A तथा B के वेग क्रम से VA तथा VB है तथा रेलगाड़ी की दिशा एक समान है तब रेलगाड़ी A के सापेक्ष रेलगाड़ी B का वेग VBA बराबर VB - VA होगा तथा रेलगाड़ी B के सापेक्ष अगर रेलगाड़ी A का वेग देखा जाए तो VAB बराबर VA - VB होगा। इस स्थिति में यदि रेलगाड़ी A तथा B एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होगी तो दोनों का वेग जुड़ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक समतल में गति। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो वस्तु के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा वस्तु वक्र पथ पर गति करती है, तब इस प्रकार की गति को समतलीय गति या द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति जो है समतल गति के ही उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
प्रक्षेप गति, यानी प्रक्षेप गति क्या है? तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ के अनुदिश गति करती है। पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी बिंदु से प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अंतर एक वक्र पथ बनाती है और उसे ही प्रक्षेप गति कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, u sin थीटा और u cos थीटा इस रूप में है और ये एक वक्र के रूप में बना रहा है थीटा कोण के साथ। जिस पिंड को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट, गेंद, तोप का गोला आदि हो सकता है। वस्तु प्रक्षेप गति के अंतर्गत जिस पथ का अनुसरण करती है उसे ही प्रक्षेप पथ कहते हैं। वस्तु का प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल पर निर्भर करता है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। वस्तु की प्रक्षेपित करके तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के मध्य लगे समय को प्रक्षेप उड्डयन काल कहते हैं। यानी प्रक्षेप उड्डयन काल क्या होता है दोस्तों कि वस्तु को प्रक्षेपित करके तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के मध्य लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात उड्डयन काल t बराबर 2u sin थीटा बटे जी होता है, जहाँ u वस्तु का वेग है, थीटा वस्तु द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण है तथा g गुरुत्वीय त्वरण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रक्षेप का ऊंचाई। प्रक्षेपित गति के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। ऊंची कूद के लिए खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है। यानी ऊंची कूद के लिए खिलाड़ी जो है अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है। उस स्थिति में प्रक्षेप की अगर ऊंचाई निकालना हो तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रक्षेप का परास। वस्तु अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे वस्तु का क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप का परास कहते हैं। प्रक्षेप का परास यानी r बराबर होता है u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटे g होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तब इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह आदि इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए वृत्तीय पथ में गति एक त्वरित गति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमें ज्ञात है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगाता है तो वस्तु का वेग v बराबर 2πr बटे t होगा। आगे देखते हैं वृत्तीय गति के चर। तो वृत्तीय गति के चर निम्नलिखित है। पहला है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वह उस कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। यानी आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों कि कोई कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वह उस कण का क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। दूसरा है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है वह कण की आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। आगे देखते हैं कोणीय विस्थापन। एक समान वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित
किया गया कोण उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन बराबर विस्थापन बटे त्रिज्या होती है। इसका मात्रक रेडियन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों पूछा जाता है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। आगे देखते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय गति में किसी वस्तु की समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्तीय गति में किसी वस्तु की समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे त्रिज्या होता है। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। यानी कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसी की दर को तो कोणीय त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह कोणीय वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए कोणीय वेग की दिशा बदलने के अनुसार सामान्यतः इसकी दिशा वृत्त की परिधि के अनुदिश मानी जाती है। अतः कोणीय त्वरण कोणीय वेग बटे समय अंतराल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण वेग की लंबवत दिशा में एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसका व्यंजक निम्न सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होता है ए बराबर भी स्क्वायर बटे आर, जहाँ भी कण की चाल है और आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF लेने के लिए प्लीज़ चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है दोस्तों वीडियो के, और वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू।